नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपनों का तिरस्कार। अरे मम्मी, क्या बताऊं, अब त्योहार का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। अब बताओ, दिवाली आ रही है, कितनी साफ सफाई करनी होगी और कितनी ही चीज़ बनानी होंगी। इन सब चीज़ों से तंग आकर मैं शहर में बस पति और बच्चों के साथ रहना चाहती थी कि सब बाजार से खरीद लाऊंगी, पर नहीं। ससुर जी क्या गुजरे, तुम्हारे दामाद ने तो मेरे सर पर अपनी माँ और बहन को लाकर पटक दिया। किसी तरह नंद की शादी हुई, पर वह बुढ़िया तो मेरे कलेजे पर बैठी है, ना जाने कब मरेगी। निशा अपनी माँ सुनीता जी से कहती है। सुनीता जी बोली, मुझे नहीं लगता तेरी सास इतनी जल्दी मरने वाली है। देखा नहीं तूने, तेरे ससुर जी बिल्कुल स्वस्थ थे, वो कैसे झटपट निकल गई। और तेरी सास को कितनी बीमारियां हैं, पर देख कैसे आराम से बैठी हैं। और बेटा, तू त्योहार में अकेली क्यों कटेगी, अपनी सास से भी करवा कुछ काम। मैं तो कहती हूँ दिवाली से पहले अपनी ननद नेहा को भी बुलाओ और दोनों माँ बेटी से पूरे घर की साफ सफाई करवा लो, फिर किसी न किसी बहाने नंद को वापस भेज देना। निशा बोली, सही कहती हो माँ आप। मैं अभी नेहा को उसकी माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दामाद को इस बारे में पता चल गया तो। सुनीता जी बोली, बेटा तुम बिल्कुल मेरी तरह सीधी सादी हो, बहुत जल्दी डर जाती हो। अरे ये सब बातें हम दोनों के बीच में हैं, तो दामाद जी को कैसे पता चलेगा। तुम भी ना, इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। निशा अपनी सास मालती जी से बोली, मम्मी जी बहुत दिन हो गए हैं, नेहा नहीं आई, कुछ रोज के लिए उसे यहाँ बुला लीजिए, आपका भी मन लगेगा। मालती जी बोली, बहू उसका आना तो मुश्किल होगा, पूरे घर की जिम्मेदारी वो अकेले संभालती है। निशा बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर नहीं संभालती, मैं भी सब करती हूँ, फिर भी अपनी माँ के लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। हाँ, वो तो अलग है कि कुछ बेटियाँ बस लेना जानती हैं, सब मेरी जैसी नहीं होती। देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बहू नंद की इज्जत नहीं करती। मालती जी ने नेहा को फ़ोन किया और नेहा बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझसे मिलने नहीं आई। नेहा बोली, माँ 2 अक्टूबर की ऑफिस स्कूल में छुट्टी है, तो मैं शनिवार को आ जाऊंगी, फिर 2 दिन आपके साथ रह लूंगी। ठीक है। हफ्ते बाद नेहा अपनी मायके आई। निशा ने नेहा को चाय नाश्ता सब दिया, तो मालती जी और नेहा दोनों हैरान हो गए। निशा बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करती ही नहीं। नेहा बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, आप कहो तो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। निशा बोली, नहीं दीदी, आप लोग सब बातें कीजिए, तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर निशा रसोई में चली गई और सोचने लगी कि अब कैसे इससे घर का काम करवाऊँ। अगले दिन निशा सर पर दुपट्टा बांधकर रसोई में आई, तो मालती जी बोली, अरे बहू यह क्या हुआ। अरे अब क्या बताऊं मम्मी जी, कल रात से चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से घर में इतना काम है, कैसे होगा सब। मालती जी बोली, क्या काम है। बहू निशा बोली, मम्मी जी आप बोल रही हैं दिवाली आने वाली है, सारी साफ सफाई बाकी है, पर्दे धोने हैं, जाले साफ करने हैं और रसोई भी साफ करनी है, कोई नहीं जो मेरी मदद कर दे। तभी नेहा कमरे से बाहर निकली और बोली, भाभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं और माँ सारी साफ सफाई कर लेंगे, और जहाँ तक बात खाने की है, मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। निशा बोली, नहीं दीदी, आप कैसे काम करवा सकती हूँ मैं, मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। नेहा बोली, अरे नहीं लगेगा भाभी, जाओ आराम कर लो आप। निशा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। नेहा और मालती जी एक एक करके सारा काम करने लगी। रात तक काम खत्म हुआ, तब तक निशा अपने कमरे से निकली तक नहीं। मालती जी बोली नेहा से, बेटा छोड़ दे ये काम, मैं जानती हूँ यह सब बहू की चाल है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए हम पराए हैं, पर मेरे लिए घर और घर वाले अपने हैं, फिर काम करने में कैसी शर्म। मालती जी बोली, वो बात तो सही है बेटा,
पर बहू के लिए उसके मायके वाले अपने और हम पराये क्यों हो जाते हैं। नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, लगभग सारा काम खत्म हो गया है, बस पर्दे ही तो धोने हैं, वो मैं कल सुबह जल्दी उठकर धो दूंगी। जाइए आप सब आराम कीजिए, मैं रात का खाना बना देती हूँ। बेचारी नेहा सोच रही थी, बेटियां मायके आती हैं तो आराम से 2 दिन वहाँ बिताती हैं, पर यहाँ तो मानो उसकी रेल ही हो गई है। लेकिन अपनी माँ के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। अगले दिन नेहा ने घर के सारे पर्दे धो दिए, सुबह का नाश्ता बना लिया। चाय लेकर जब भाभी भाई के दरवाजे पर दस्तक देने गई तो निशा बोली, क्या हुआ दीदी, क्यों दरवाजा पीट रही हो? छुट्टी का दिन है, आपके भाई को एक दिन तो मिलता है और आप हैं कि? नेहा बोली, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है, मुझे लगा कि चाय दूंगी तो आप लोग जाग जाएंगे। निशा बोली, ठीक है, अगर नाश्ता बनाया भी है तो अकेले मेरे लिए नहीं, अपनी माँ, अपने भाई और अपने घर वालों के लिए ही तो बनाया है, फिर जताने की क्या ज़रूरत है। तभी नेहा का भाई सुरेश बोला, अरे नेहा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। नेहा बोली, नहीं भाई, अब माँ को नाश्ता करवा देती हूँ, फिर मैं निकलूँगी। और भाभी घर के सारे पर्दे, सोफा कवर सब धोकर मैं धूप में डाल दिए हैं, बस आप उठा लीजिएगा क्योंकि मुझे अब ससुराल के लिए निकलना है। सुरेश बोला, नेहा तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी। नेहा बोली, भाई यह मेरा अपना घर नहीं है क्या, भला अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। कुछ बहुएं होती हैं जो अपने मायके वालों को अपना और ससुराल वालों को पराया समझती हैं, पर मेरे लिए तो जैसा मेरा ससुराल वैसा ही मेरा मायका। चलो माँ को नाश्ता दे देती हूँ। माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर उनकी सभी चीज़ों को व्यवस्थित करके नेहा ससुराल जाने लगी तो मालती जी की आंखें नम थीं। निशा तो अपने कमरे से बाहर निकलकर झांकने तक नहीं आई। मालती जी बोली, देखा मैंने कहा था ना, इसलिए हमसे बस काम करवाना निकलना जानती है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, माँ छोड़ो ना उन बातों को, जैसी जिसकी सोच, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर नेहा अपने ससुराल के लिए निकल गई। अगले दिन निशा को उसकी माँ सुनीता जी का फोन आया तो हंसकर उन्हें सारी बात बता रही थी। बगल वाले कमरे में बैठी मालती जी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखें भर आईं कि कैसी बहू जो अपने मायकों वालों को अपना और अपने वालों को पराया समझती है। समय बीता, कुछ ही दिनों बाद नेहा के ससुराल में ससुर जी का देहांत हो गया। इस वजह से मालती जी भी यहाँ दुखी थी। शाम में निशा मालती से बोली, मम्मी जी इस बार गुजिया, नमक पानी, मठरी भी बनानी है, अब यह मत कहिएगा कि आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है। मालती जी बोली, बहू तुम कैसी बातें कर रही हो, जानती हो ना नेहा के ससुर जी का देहांत हो गया है, ऐसे में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं, उसके घर में मातम है और हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे। निशा बोली, तो ससुर जी उनके, मेरे नहीं, मैं अपने घर में त्योहार क्यों नहीं मना सकती। वैसे भी बेटी के ससुराल में अगर मौत हो जाए तो क्या मायके वाले साल भर मातम मनाएंगे, और अभी इस बात को कितने दिन तो हो गए, आप बस बहाना ढूंढती हैं। आपको पता है ना बाजार में मिठाइयाँ कितनी महंगी मिलती हैं। अरे ऐसे क्या आप लोगों पर खर्च कम होता है जो आप अपने बेटे की जेब ढीली करने में लगे हैं। चलिए और तैयारी कीजिए। मालती जी दुखी मन से बहू के साथ रसोई में चली गई। निशा सारा सामान निकाल पल भर जानकी जी के साथ बैठी और फिर कुछ बहाना बना वहाँ से उठकर चली गई। नमक पारे, मठरी सब कुछ मालती जी ने अकेले बनाया। फिर बहू को आवाज़ लगाई और बोली, बहू गुजिया अकेले से नहीं बन सकती, तो मैं भी मदद करनी होगी। निशा बोली, खाते वक्त तो आप किसी की मदद नहीं ढूंढते, ना जाने क्यों। नेहा दीदी के ससुर को भी अभी मरना था, दिवाली के बाद मर जाते, कम से कम वो आकर हमारी मदद तो कर देती। चलिए गुजिया बनाकर देती जाइए, मैं तल देती हूँ। त्योहार के दिन निशा ने प्लेट में सारी मिठाइयाँ सजाकर रखी। जैसे ही मालती जी बाहर आई और मिठाइयों पर नजर डाली, निशा बोली, खबरदार बिना पूछे मुझसे कुछ मत लीजिएगा, ऐसे में भी आपको शुगर है,
आपके लिए मैं अलग से डिब्बे में कुछ पतासे रख दिए हैं, उसी से मुंह मीठा कर लीजिएगा। इतना कहकर वो लोगों को मिठाइयाँ देने चली गई। वक्त बीता, नया साल आने वाला था। एक दिन निशा को सुनीता जी का फोन आया। उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शाम में निशा अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मैं कुछ रोज के लिए मायके जाना चाहती हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। मालती जी बोली, बहू, कुछ ही दिनों में वापस आ जाना, नया साल भी आने वाला है और तुम तो जानती हो घर में पूजा होती है। निशा गुस्से में चिल्लाई, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पापा की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और आपको नए साल की पड़ी है। अरे आपकी बेटी का ससुर मर गया तो आप दुख मानती हैं और मेरे पिता की तबीयत खराब है तो आपको त्योहार मनाना है। आपको इस घर में रहना है या घर से निकाल दूं? सुरेश बोला। निशा, तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? निशा बोली, तुम्हारी माँ सठिया गई है। अपनी बेटी का घर उन्हें अपना लगता है और मेरे मायके वाले उन्हें बुरे लगते हैं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और यह मैं कह रही हूँ। जैसे इन्हें तुम लेकर यहाँ आए थे वैसे ही वापस गाँव पहुँचा दो। इनकी शक्ल देखने की भी मेरी इच्छा नहीं होती। मनहूस कहीं की, जब से आई है मेरा जीना हराम कर रखा है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई निशा अपने मायके चली गई। सुरेश बोला, माँ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो जानती हो वो कितने गर्म मिजाज की है। मालती जी बोली, बेटा, मेरा एक काम करोगे? विनोद बोला, हाँ माँ, बोलो। मुझे सच में गांव पहुंचा दे बेटा, वहाँ घर है, खेती बाड़ी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तेरे बाबूजी के साथ वहाँ जितना भी वक्त बीता बड़ी सुख से रहती थी। यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इसी शहर में तुम्हारी बहन है तो बस उससे मिलते जुलते रहना। सुरेश ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मालती जी बोली, बेटा, अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो सही में मुझे गांव पहुंचा दो। वहाँ कम पैसों में भी मेरा गुजारा हो जाएगा और वहाँ मैं सम्मान से जी पाऊंगी। इतना कहते हुए मालती जी की आंखें बाहर आईं। सुरेश को भी यह बात सही लगी। वो बोला, ठीक है माँ, निशा को आने दो, उसके बाद तुम्हें गांव पहुंचा दूंगा। 4 दिन बाद निशा वापस लौटी तो मालती जी का सामान बंधा हुआ था। वो कमरे में जाकर अपने पति से बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुरेश बोला, माँ गांव जाना चाहती है, वैसे भी तुम्हारी उनसे जमती नहीं है, इसलिए फैसला किया है कि माँ को गांव छोड़ रहा हूँ। निशा बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? अगर यह चली जाएंगी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। सुरेश बोला, तुम माँ को बस उनसे काम करवाने के लिए यहाँ रखना चाहती हो? निशा बोली, तुम समझते क्यों नहीं? अगर हो गई तो सोच लो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। सुरेश बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? निशा बोली, तुम्हारे गांव वाले इसी ताक में बैठे हैं कि कब वो आए ताकि वो लोग और तुम्हारी बहन मिलकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काएं। फिर या तो तुम्हारी माँ से सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर देगी या फिर जो उनकी सेवा करेगा उनके नाम कर देगी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ तो हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अरे जितने दिन हमने उनकी सेवा करनी थी कर दी, अब अपने बारे में सोचो। सच कहा है किसी ने, लालच का कीड़ा जब काटे तो इंसान को पता नहीं चलता। सुरेश के भी मन में लालच आ गया और वो मालती जी के कमरे में आकर बोला, माँ, आप गांव जाकर क्या करोगी? वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो रिश्तेदारों की 4 बातें हमें अलग से सुननी पड़ेंगी। मालती जी ने एक नज़र बहू की तरफ उठा ली और वो समझ गई। वो बोली, बेटा, पर तुम तो मेरी बात से सहमत थे, फिर अब क्या हो गया? निशा बोली, नहीं मम्मी जी, हम आपको अकेला वहाँ नहीं भेज सकते, वहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मालती जी बोली, बहू, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं खुद को किसी पिंजरे में कैद पंछी जैसा महसूस करती हूँ। निशा एक पल को रुकी और कुछ सोचकर बोली, ठीक है, हम आपके रहने का ऐसी जगह इंतजाम करेंगे जहाँ आपका मन भी लगेगा। फिर तो ठीक है, पर 2-3 दिन रुक जाइए।
जैसे ही इंतजाम हो जाएगा आपको बता दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। मालती जी को बहू की बात कहीं खटकने लगी। उन्हें शक हुआ कि कहीं बहू के दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि अभी अभी वो अपने मायके से होकर आई है। रात में सुरेश बोला, तुमने माँ से कह तो दिया, पर कहाँ भेजेगा? नेहा के घर में तो पहले ही उसकी सास रही है। निशा बोली, वह मुझे मालूम है, तुम्हारी बहन बस लेना जानती है, करना तो कुछ जानती नहीं। क्यों ना उनको वृद्ध आश्रम भेजते हैं, लेकिन उससे पहले जमीन और घर के कागजातों पर उनसे साइन करवा लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। मालती जी का शक सही निकला। उन्होंने अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन किया और बोली, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं अपना फैसला खुद ले सकूं। नेहा बोली, माँ आपने क्या फैसला लिया है और क्या करने की सोच रही हैं? मालती बोली, जो लोग मुझे देर तक सोते रहते हैं, मैं सुबह वाली बस से वापस गांव जा रही हूँ। बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेटा बहू ने सोचा भी नहीं होगा यह कमज़ोर माँ इतना बड़ा फैसला ले सकती है। मालती जी का सामान बंधा हुआ था। वह सुबह सुबह घर से निकल गई। जब सुबह 10 बजे उठे तो मालती जी को ढूंढने लगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। निशा ने नेहा को फ़ोन किया। नेहा बोली, मुझसे क्या पूछ रही हो भाभी? तुमने ऐसा कुछ तो किया होगा जिसके कारण माँ घर छोड़कर चली गई, और जब माँ से तुम लोगों को लगाव नहीं तो उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? माँ के साथ जो तुम लोगों ने किया है, उसके बाद अब मेरे साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। निशा सुरेश से बोली, जरूर मम्मी जी ने हमारी बात सुन ली होगी। सुरेश बोला, नहीं, माँ को गांव जाने का मन था, हो सकता है वो गांव चली गई हो। निशा बोली, जल्दी जल्दी से गांव चलने की तैयारी करो, कहीं वो बुढ़िया कोई गलत कदम ना उठा ले। आनन फानन में निशा ने अपने बच्चों को मायके भेज दिया और ससुराल को निकल गई। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा मालती जी बरामदे में बैठी 2-3 औरतों से एक साथ ठाके लगा रही थीं। मम्मी जी, यह क्या बचपना है? आप बिना बताए घर से निकल गईं और यहाँ मजे कर रही हैं। बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं, यह तो सुना था, पर आपकी तो मति ही भ्रष्ट हो गई है। एक महिला बोली, हे भगवान, अपनी सास से कैसे बात कर रही है? इसलिए मालती बहन वहाँ से हाँ आ गई हैं। दूसरी बोली, जब यहाँ हम सब के सामने वो अपनी सास से ऐसे बर्ताव कर रही है तो सोचो अकेले में इनकी क्या हालत करती होगी। सुरेश बोला, माँ आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मालती जी ने सुरेश को एक थप्पड़ लगाया और बोली, मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुरेश बोला, आपका कहना क्या चाहती हैं? मालती जी बोली, तुम दोनों मेरी संपत्ति हड़प कर मुझे वृद्ध आश्रम भेजने के चक्कर में थे। अरे जिन रिश्तेदारों को तुम गालियां दे रहे हैं उन्हें बस मैंने खबर की, और देखो घर की साफ सफाई, खाना पीना, सबका इंतजाम उन लोगों ने मेरे लिए करके रखा। निशा बोली, उन्होंने किसी लालच में यह सब इंतजाम किया होगा, क्या मुझे पता नहीं? और एक बात जान लीजिए, बिना हमें बताए आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। मालती जी ने दूसरा थप्पड़ बहू को झड़ दिया और बोली, तू होती कौन है मुझ पर अधिकार जमाने वाली? अरे जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझ, उसे संपत्ति में कैसे हिस्सा मिल सकता है? जाओ अपने मायके वालों से हिस्सा मांगो, और ये मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह इंसान के रूप में लालची भेड़िया नहीं है। और तुम भी सुन लो सुरेश, जो फर्ज निभाता है वही हिस्सा भी पाता है। तुम्हारे हिस्से का जो भी होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरे मरने के बाद। निशा बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मालती जी बोली, अब सुनना चाहती हो तो साफ साफ सुनो। मैं तो जब तक जिंदा हूँ मेरी संपत्ति मेरी होगी। मेरे बनने के बाद की जमीन का आधा हिस्सा तुम दोनों भाई बहनों को मिल जाएगा। निशा झट से बोली, और यह हवेली? मालती जी बोली, यह मैं अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ, ताकि मरने के बाद वो यहाँ बूढ़ी औरतों के लिए वृद्ध आश्रम बनाए। वो बेटी को जमीन और खेत में हिस्सा, और यह हवेली भी, और हमें इतना कम, जबकि आप हमारे साथ रहती थीं।
मालती जी बोली, बेशरम औरत, साल भर की खेती का जो पैसा आता था वो कौन रखता था? बड़ी लेने वाली निकलो यहाँ से। तुम दोनों यही व्यवहार रहा तो जो दे रही हूँ वो भी नहीं दूंगी। देखती हूँ तुम्हारी अपनी नंद के साथ कैसा व्यवहार रहता है, फिर मैं निर्णय लूंगी कि वादा हिस्सा भी तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सुरेश हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगता रहा, पर मालती जी ने उसे माफ़ नहीं किया, उठकर चली गई। सुरेश ने निशा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब यहाँ से। ज़्यादा लालच का नतीजा यही होता है। मैं तुमसे कहा था शराफत से माँ को गांव जाने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब दोनों को वहाँ से आखिरकार खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? मालती जी ने सही किया या गलत? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।